गंगा की धारा उस दिन भी वैसे ही बह रही थी जैसे सदियों से बहती आई थी। उसके पानी में सूरज की किरणें चमक रही थी, दूर खेतों में धान की हरियाली हवा के साथ लहरा रही थी और बक्सर के आसपास की धरती शांत दिख रही थी। लेकिन इस शांति के नीचे इतिहास की एक ऐसी करवट छिपी थी जिसने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देना था। 22 अक्टूबर 1764 का वह दिन केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, वह सत्ता, विश्वासघात, रणनीति, लालच और भविष्य की नींव रखने वाला क्षण था। बक्सर की लड़ाई मैदान में लड़ी गई, लेकिन उसका असर भारत के दरबारों, गाँवों, किसानों और आने वाली पीढ़ियों की रग रग में उतर गया। प्लासी की लड़ाई के 7 साल बाद भारत का राजनीतिक आकाश और भी अधिक धुंधला हो चुका था। प्लासी ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में प्रवेश दिलाया था, लेकिन सत्ता अभी पूरी तरह उनके हाथ में नहीं आई थी। मीर जाफर जैसे कठपुतली नवाबों के भरोसे चल रही कंपनी की सत्ता अस्थिर थी। कंपनी के अधिकारी लालच में डूब चुके थे, बंगाल की जनता करों के बोझ से दब रही थी, व्यापारियों का शोषण हो रहा था और नवाब की गद्दी पर बैठा व्यक्ति अपने ही सैनिकों की नजर में सम्मान खो चुका था। यही कारण था कि जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो कंपनी को लगा कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन इतिहास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। मीर कासिम साधारण नवाब नहीं था, वह समझदार था, महत्वाकांक्षी था और सबसे बड़ी बात, वह अंग्रेजों की असली मंशा को पहचानने लगा था। उसने देखा कि कंपनी केवल व्यापार नहीं चाहती, वह सत्ता चाहती है। उसने बंगाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और सबसे साहसिक कदम के रूप में अंग्रेज व्यापारियों को मिली कर मुक्ति को समाप्त कर दिया। यही वह क्षण था जब टकराव अवश्यंभावी हो गया। अंग्रेज अधिकारियों को यह स्वीकार नहीं था कि कोई भारतीय शासक उनकी शर्तों पर सवाल उठाए। संघर्ष बढ़ा, कंपनी और नवाब के बीच संबंध टूट गए। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर ली और सैन्य सुधारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने यूरोपीय ढंग की सेना तैयार की, हथियार जुटाए और अंग्रेजों से सीधे टकराने का मन बना लिया। लेकिन अकेला मीर कासिम अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति का सामना नहीं कर सका था, उसे सहयोगियों की आवश्यकता थी। और यहीं से बक्सर की कहानी केवल बंगाल की कहानी नहीं रह जाती, वह पूरे उत्तर भारत की कहानी बन जाती है। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हाथ मिलाया। शुजाउद्दौला स्वयं अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से चिंतित था। अवध उस समय एक समृद्ध राज्य था और उसे डर था कि अगर आज बंगाल गया तो कल अवध की बारी होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नाम था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। दिल्ली की गद्दी पर बैठा यह सम्राट नाम का शासक था। सत्ता उसके हाथों से फिसल चुकी थी, वह वर्षों से भटक रहा था, कभी मराठों की शरण में, कभी क्षेत्रीय नवाबों के सहारे। उसे उम्मीद थी कि अगर वह अंग्रेजों को पराजित करते तो मुगल साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा लौट सकती है। इस प्रकार 3 शक्तियां मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट हुई। ये गठबंधन कागज पर मजबूत दिखता था। इनके पास संख्या थी, संसाधन थे, क्षेत्रीय समर्थन था और एक साझा शत्रु था। दूसरी ओर अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, एक सख्त, अनुशासित और अनुभवी सैनिक। कंपनी की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास प्रशिक्षण, अनुशासन और आधुनिक युद्ध तकनीक का लाभ था। जब दोनों सेनाएं बक्सर के मैदान में आमने सामने आईं, तो दृश्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक था। एक ओर विशाल भारतीय सेना थी, हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों से भरी हुई। दूसरी ओर अंग्रेजों की अपेक्षाकृत छोटी लेकिन सुसंगठित सेना थी, जिसके सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे, बंदूकें तैयार थीं और आदेश का इंतजार कर रहे थे। गंगा के किनारे फैला वह मैदान किसी शांत ग्रामीण परिदृश्य जैसा नहीं लग रहा था। वह एक ऐसे रंगमंच में बदल चुका था जहां भविष्य का नाटक खेला जाने वाला था। लड़ाई शुरू हुई तो शुरुआती क्षणों में भारतीय पक्ष को बढ़त मिलती दिखी। संख्या का दबाव अंग्रेजों पर था, लेकिन यहीं से फर्क साफ दिखने लगा। भारतीय सेना का नेतृत्व एकीकृत नहीं था। तीनों सहयोगी अपने अपने हितों को लेकर सतर्क थे। आदेशों में स्पष्टता नहीं थी। इसके विपरीत अंग्रेजी सेना में एक ही कमांड था, एक ही रणनीति थी और हर सैनिक जानता था कि उससे क्या करना है। हेक्टर मुनरो ने अपनी तोपों और बंदूकों का प्रयोग बेहद योजनाबद्ध ढंग से किया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, भारतीय सेना की अव्यवस्था बढ़ती गई। हाथी और घोड़े गोलाबारी से घबरा गए, पैदल सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगी। मीर कासिम, जिसने सुधारों के बावजूद अपने सैनिकों में वह अनुशासन नहीं ला पाया था जो यूरोपीय सेनाओं में था, स्थिति को संभाल नहीं सका। शुजाउद्दौला की सेना भी निर्णायक वार करने में असफल रही। शाह आलम द्वितीय, जो इस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा की आखिरी उम्मीद मान रहा था, मैदान में होते हुए भी सत्ता की वास्तविकता से दूर था। उसकी सेना मुगल साम्राज्य के पुराने गौरव की छाया मात्र थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, यह स्पष्ट होने लगा कि यह लड़ाई भारतीय गठबंधन के हाथों से फिसल रही है। अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका असली प्रभाव अभी शुरू होना था। यह जीत प्लासी से कहीं अधिक निर्णायक थी। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में हस्तक्षेप का अवसर दिया था, लेकिन बक्सर ने उन्हें वैधता दी, मुगल सम्राट की स्वीकृति के साथ सत्ता का अधिकार। हार के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ा। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ये कोई साधारण प्रशासनिक अधिकार नहीं था। इसका अर्थ था कि अब कंपनी के पास भारत की सबसे समृद्ध भूमि का आर्थिक नियंत्रण था। मीर कासिम पराजित होकर इतिहास के हाशिए में चला गया। शुजाउद्दौला को अवध की गद्दी तो मिल गई, लेकिन भारी क्षतिपूर्ति और अंग्रेजों की अधीनता के साथ। और शाह आलम द्वितीय, वह सम्राट होते हुए भी अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर हो गया। दिल्ली की गद्दी अब केवल एक प्रतीक बनकर रह गई। बक्सर की लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में सत्ता का केंद्र बदल चुका है।
है। ये लड़ाई केवल सेनाओं के बीच नहीं थी, ये व्यवस्थाओं के बीच थी। एक ओर बिखरी हुई व्यक्तिगत हितों से ग्रस्त भारतीय शक्ति संरचनाएं और दूसरी ओर एक संगठित व्यावसायिक और रणनीतिक औपनिवेशिक शक्ति। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना शुरू किया। राजस्व प्रणाली बदली, जमींदारों की भूमिका बदली, किसानों पर बोझ बढ़ा। वह धन जो कभी मुगल दरबारों और भारतीय अर्थव्यवस्था में घूमता था, अब समुद्र पार इंग्लैंड जाने लगा। भारत औपनिवेशिक शोषण की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुका था। बक्सर की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह भ्रम तोड़ दिया कि अंग्रेज केवल व्यापार के लिए आए हैं। इस लड़ाई के बाद वे शासक बन चुके थे, बिना ताज के, बिना सिंहासन के, लेकिन असली शक्ति उनके हाथों में थी। न्याय, कर, सेना और प्रशासन, सब पर उनका प्रभाव बढ़ता गया। यदि प्लासी विश्वासघात की कहानी थी तो बक्सर रणनीति और संरचनात्मक कमजोरी की कहानी है। यहाँ कोई मीर जाफर नहीं था जिसने अंतिम क्षण में पाला बदला हो। यहाँ हार व्यवस्था की थी, नेतृत्व की थी और दूरदृष्टि की कमी की थी। भारतीय शासक ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेजों से लड़ाई केवल तलवार और तोप से नहीं जीती जा सकती। उसके लिए एकीकृत राजनीतिक सोच और आधुनिक प्रशासनिक समझ भी आवश्यक थी। आज जब हम बक्सर की धरती को देखते हैं तो वहाँ कोई युद्ध का शोर नहीं सुनाई देता, लेकिन इतिहास की गूंज अब भी वहाँ मौजूद है। वह गूंज हमें याद दिलाती है कि कैसे एक लड़ाई ने भारत को एक व्यापारिक कंपनी के अधीन कर दिया, कैसे सदा धीरे धीरे फिसलती चली गई और कैसे आने वाले लगभग 200 वर्षों की कहानी की नींव उसी मैदान पर रखी गई। बक्सर की लड़ाई केवल अतीत की घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि जब शक्ति बिखरी हो, नेतृत्व कमजोर हो और दूरदृष्टि का अभाव हो तो बाहरी ताकतें इतिहास की दिशा बदल सकती हैं। यही कारण है कि इतिहास इसे केवल एक युद्ध के रूप में नहीं देखता, बल्कि भारत के औपनिवेशिक युग की वास्तविक शुरुआत के रूप में याद रखता है।